हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुनील कुमार। आई विल टीच यू ज्योग्राफी। आज हम क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट मानव भूगोल और उसकी प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र या ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड इट्स स्कोप के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेंगे और इसके बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भूगोल। भूगोल, भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब इसका शाब्दिक अर्थ है, भूगोल का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी गोल है। कैसी है? गोल है, जो कि ग्रीक भाषा यूनान से निकला हुआ एक शब्द है। भूगोल कहां से निकला है? ग्रीक भाषा यूनान से निकला है। और इसको इंग्लिश में कहते हैं ज्योग्राफी, जियोग्राफी। जियोग्राफी, जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ है जियो पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना, वर्णन करना। भूगोल ग्रीक भाषा यूनान से निकला हुआ शब्द है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी के बारे में या पृथ्वी का वर्णन करना, उसके वातावरण का अध्ययन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। और भूगोल को सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज नामक व्यक्ति ने किया। एरेटोस्थनीज नामक व्यक्ति ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया। एरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम या ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। जबकि फादर्स ऑफ ज्योग्राफी या भूगोल के पितामह या फादर ऑफ ज्योग्राफी, कई बार आता है ये कि भूगोल के पितामह किसे कहा जाता है या फादर्स ऑफ ज्योग्राफी किसे माना जाता है, तो वो है हिकैटियस। कौन है बेटा? हिकैटियस फादर्स ऑफ ज्योग्राफी या भूगोल के पितामह कौन है? वो हिकैटियस है। भूगोल ग्रीक भाषा से निकला हुआ शब्द है, ज्योग्राफी इंग्लिश में बोलते हैं। पृथ्वी का वर्णन करना इसका अर्थ होता है, जबकि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एरेटोस्थनीज ने किया और भूगोल के पितामह हिकैटियस को माना जाता है। और भूगोल के अध्ययन करने के दो प्रमुख अंग हैं। भूगोल के अध्ययन करने के कितने अंग हैं? दो अंग हैं। कौन कौन से? भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल का अर्थ होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि भौतिक भूगोल हम कंप्लीट वातावरण के बारे में या कंप्लीट जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। भौतिक वातावरण, फिजिकल ज्योग्राफी जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरा मानव भूगोल। कौन सा? मानव भूगोल। मानव भूगोल जिसे मैंने बताया भौतिक भूगोल में हम फिजिकल ज्योग्राफी या वातावरण का अध्ययन करते हैं। तो अब हमारे पास सामने एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन निकल के आता है कि मानव भूगोल में हम किसका अध्ययन करते हैं? किसका अध्ययन करते हैं मानव भूगोल में? तो बेटा ये बहुत ही क्लियर सा है, शाब्दिक अर्थ से ही स्पष्ट होता है कि हम इसमें मानव के क्रियाकलाप, मानव भूगोल में हम मानव को सेंटर पॉइंट मान के अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल में मानव की क्रियाकलाप या मानव की एक्टिविटीज को सेंटर मान के हम अध्ययन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मानव भूगोल, मानव क्रियाकलाप। तो इसके बीच में हमें मानव भूगोल और भौतिक भूगोल में कभी 2 नंबर में अंतर भी पूछा जा सकता है कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में क्या अंतर है। तो भौतिक भूगोल में हम कंप्लीट एनवायरनमेंट और उसकी नेचर
के बारे में स्टडी करते हैं। मानव भूगोल में हम मानव के क्रियाकलाप या सेंट्रल पॉइंट में हम मानव का अध्ययन करते हैं। तो मानव भूगोल में मानव की क्रियाकलाप का अध्ययन कर रहे हैं, और जबकि मानव भूगोल लगातार दिन प्रतिदिन या इसमें लगातार परिवर्तन होते आए हैं। इसमें डेप्थ में या इसमें लगातार नए विचारधाराएं सम्मिलित होती गई हैं, इसलिए एक प्रगतिशील भूगोल या प्रगतिशील विज्ञान भी माना जाता है। मानव भूगोल आज के समय में आधुनिक मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं। कैसा? आधुनिक मानव भूगोल। बेटा आधुनिक मतलब आज लेटेस्ट आधुनिक मानव भूगोल के बारे में हम अध्ययन करते हैं या इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसका भी एक नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक किसे माना जाता है। आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है, एक नंबर में शॉर्ट में पूछ लिया जाता है कई बार। तो एक जर्मन भूगोलवेत्ता हुए, कौन? कहा कि जर्मनी के जर्मन भूगोलवेत्ता हुए, जर्मन या जर्मनी के फ्रेडरिक रेटजेन जर्मनी के भूगोलवेत्ता हुए, और उन्होंने आधुनिक भूगोल के बारे में अपनी विचारधारा रखी। क्या रखा उन्होंने कि मानव भूगोल जो है, जो ये मानव भूगोल है या आधुनिक मानव भूगोल है, ये क्या है? उन्होंने बताया कि मानव, क्योंकि मानव भूगोल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो मानव और उसका धरातल, क्या? मानव और उसका धरातल, मतलब मानव की क्रियाकलाप और उसका धरातल, वातावरण या उसका निवास स्थान, मानव और उसका धरातल के बीच अंतर संबंधों या के बीच संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाया? मानव भूगोल कहलाया। बेटा ये एक आपसे परिभाषा भी पूछी जा सकती है कि फ्रेडरिक रेटजेन के मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। तो मानव भूगोल मानव और उसका धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाया। ठीक है, तो इसमें भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, आधुनिक मानव भूगोल, ये कहाँ के थे? ये कहाँ के भूगोलवेत्ता थे? जर्मनी के। जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेन मानव भूगोल और उसका धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। और बेटा क्योंकि ये जर्मनी के थे और इनके एक शिष्या थी, कहा कि इनकी जो एक फ्रेडरिक रेटजेन की शिष्या थी अमेरिकन, कहा कि अमेरिका की, कौन? कुमारी सैंपल, एनल सैंपल, कौन? अमेरिका की एक इनकी शिष्या थी, भूगोलवेत्ता हुई एनल सैंपल। इन्होंने भी इसी विचारधारा को आगे बढ़ाया और उन्होंने इसको थोड़ा सा और डेप्थ में या ब्रीफ में इसके बारे में अपनी परिभाषा दी। और उन्होंने कहा कि क्रियाशील मानव, क्रियाशील मतलब मानव कैसा है? क्रियाशील, और अस्थिर पृथ्वी। कैसे पृथ्वी? अस्थिर। क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। कैसा? क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के बीच, क्रियाशील मानव अस्थिर पृथ्वी के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। तो इन दोनों की बातों से एक बात सामने आई कि मानव भूगोल
ये जो विचारधारा सामने निकल के आई, इन दोनों का मिला जुला रूप क्या निकल के आया, इसको हम तो कह सकते हैं निश्चयवाद। निश्चयवाद, निश्चयवाद एक विचारधारा उत्पन्न हुई और उसे कहते हैं निश्चयवाद। निश्चयवाद, निश्चयवाद का अर्थ है कि इसमें मनुष्य कुछ नहीं है, मनुष्य पृथ्वी का या वातावरण का गुलाम है। मनुष्य के सारे क्रियाकलाप वातावरण पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? वातावरण पर। वो जैसा चाहेगा वातावरण, उसके अनुरूप ही उसको ढलना पड़ेगा, क्योंकि निश्चयवाद में सब सर्व प्रमुख या निर्धारणकर्ता जिसे कह सकते हैं वो कौन है? पर्यावरण है। हमारा जो एनवायरमेंट है उसके ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट होता है, उसके अनुसार ही सारे मनुष्य के क्रियाकलाप निर्भर करते हैं। तो बेटा इसमें हमने अभी जो मेन बातें पढ़ा, भूगोल ग्रीक भाषा का शब्द है, ज्योग्राफी पृथ्वी के बारे में वर्णन करना, एरोस्थनीज नामक व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया भूगोल का। हिकेटियस पितामह माने जाते हैं ज्योग्राफी के या भूगोल के। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दो अंग हैं, दो भाग हैं भूगोल के अध्ययन करने के तरीके हैं, जिसमें मानव भूगोल के अंदर में हम मानव के क्रियाकलाप का अध्ययन करते हैं। आधुनिक मानव भूगोल, आधुनिक मानव भूगोल में हम आज के समय का जो मानव की क्रियाकलाप है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और इस विचारधारा को देने वाले जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजर हैं, और इन्होंने बहुत ही फेमस पुस्तक लिखी जिसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी। और मानव भूगोल को 18वीं सदी से एक अलग विषय, स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन करने का विकास हुआ, या अलग 18वीं सदी से मानव भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में या अलग विषय के रूप में पढ़ना लोगों ने प्रारंभ किया। तो निश्चयवाद, निश्चयवाद के बाद हम आगे चलते हैं संभावनावाद। संभावनावाद विचारधारा के जो जनक माने जाते हैं वो है विडाल डी ला ब्लास। कहां के रहने वाले हैं? फ्रांस के रहने वाले हैं। संभावनावाद जैसे कि नाम से ही क्लियर है, संभावना या किसी के बारे में संभावना व्यक्त की गई है। जैसे इसमें प्रकृति का गुलाम मनुष्य नहीं है, बल्कि मनुष्य अपने अनुसार प्रकृति के सभी संसाधनों का उपयोग करता है, उसको अपने अनुरूप उस काम कर सकता है। प्रकृति का वो दास नहीं है, बल्कि वो प्रकृति का स्वामी है। अब कितनी अजीब बात है कि निश्चयवाद में बता रहे हैं कि प्रकृति का वो मनुष्य जो है वो दास है या गुलाम है, वो उसके अधीन काम करता है। और यह बिल्कुल उल्टी बात हो रही है। संभावनावाद में ये कहा जा रहा है कि नहीं, मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है, क्या है? स्वामी है। और ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति के साथ बहुत सारे क्रियाकलाप करके उसको अपने अनुसार ढाल लिया है। जैसे भौतिक खोज करने के बाद वो रेलवे लाइन का विकास किया, एरोप्लेन का विकास किया, हवाई यात्राएं शुरू की, जल यात्राएं शुरू की, समुद्री मार्ग खोजे, और वो निर्गम से निर्गम स्थल जहां पर लोगों का रहना लोगों को असंभव लगता था, वहां पर भी वो खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहा है या उसको अपने अनुसार ढाल लिया है। तो यह है संभावनावाद। तो संभावनावाद और निश्चयवाद दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो दोनों का मिला जुला रूप जो अगला आया वो नव निश्चयवाद। ग्रिफिथ टेलर। टेलर क्या होता है बेटा? टेलर का काम होता है छोटे छोटे पीस कपड़ों का काट के सिलना। तो टेलर
ग्रिफिथ टेलर महोदय जो अमेरिका के भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने कहा नहीं, ना हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का दास या वातावरण का दास मनुष्य है, ना ये कह सकते हैं कि संपूर्ण संसाधनों का स्वामी मनुष्य है। उसने बीच का रास्ता चुना, उसने एक नई विचारधारा दिया जिसे नव निश्चयवाद कहा गया। नव निश्चयवाद या नव संभावनावाद भी कह सकते हो। तो ये किसने दिया? इसको अमेरिका के भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने दिया। इन्होंने एक नारा दिया, रुको और जाओ। रुको और जाओ बहुत फेमस नारा है और ये एक नंबर में कई बार पूछा भी जाता है कि रुको और जाओ जो विचारधारा है या वाक्य है ये किसने प्रतिपादित किया? तो ये ग्रिफिथ टेलर ने दिया। अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने बताया कि ना पृथ्वी का दास है मनुष्य, ना ही वो उसका स्वामी है, बीच का रूप है। वो अपने अनुसार कुछ चीजों को अपने अनुसार ढाल लेता है और कुछ चीजों को पृथ्वी के अनुकूल उसको करना पड़ता है। जैसे अगर वो अत्यधिक पृथ्वी के साथ या वातावरण के साथ मनुष्य छेड़छाड़ करता है तो उसके दुष्प्रभाव भी उसे झेलना पड़ता है। जैसे अभी कोरोना, आपने देखा कि वातावरण के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करने के बहुत सारे बीमारियां, हैजा, मलेरिया, इस टाइप की बहुत सारी बीमारियों ने जन्म लिया, लेकिन फिर भी मनुष्य ने उस पर काबू पाया। तो कहने का मतलब यह है कि नव निश्चयवाद जो है बीच का रास्ता चुना गया। तो आगे हम चलते हैं मानव भूगोल के क्षेत्र या मानव भूगोल जो आगे है हमारा मानव भूगोल के क्षेत्र या तत्व, किन किन बातों को हम मानव भूगोल के अंदर अध्ययन करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मानव भूगोल या भूगोल के अध्ययन करने के दो तरीके हैं, दो अंग हैं, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। तो मानव भूगोल के तत्व कौन कौन से, ये बेटा कई बार आ जाता है और इसको हमें ब्रीफ में समझने के लिए इन बातों को, पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना चाहिए कि मानव भूगोल के तथ्य या तत्व मान सकते हैं, तथ्य क्या क्या है, किन किन बातों को ध्यान में रख के हम मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन। क्या है? जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन। भाई जनसंख्या कहां पर या इसके अंदर उसके अधिवास, उसका लिंगानुपात, उनकी बनावट, वो किस बस्तियों में रहते हैं, इन सब के बारे में हम जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन के अंदर में अध्ययन करते हैं कि उनकी भौगोलिक स्थिति कैसी है, कैसे उनका अधिवास है, वो किस तरह के रहना या निवास स्थान पे वो लोग रहते हैं। प्राकृतिक संसाधन, हमें पता है कि प्रकृति ने हमें बहुत सारे बहुत ही कीमती संसाधनों से परिपूर्ण कर रखा है। तो हम इसके अंदर में दूसरा तत्व जो है वो हम अध्ययन करते हैं कि प्राकृतिक संसाधन कहाँ पर किस प्रकार के हैं, कहाँ लोहा है, कहाँ चांदी है, कहाँ सोना है, कहाँ गैस है, कहाँ पर मिट्टी है, मृदा कैसी है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो सांस्कृतिक वातावरण। हम मानव भूगोल के अंदर ये भी पढ़ते हैं कि सांस्कृतिक, मानव का किस तरह से धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक किस तरह का उनका वातावरण है। उसके बाद है वातावरण में समायोजन। अगला जो पॉइंट है उससे मिलता जुलता है, सांस्कृतिक में धार्मिक और वातावरण वो किस प्रकार से अंतःक्रिया करता है, सामाजिक तौर पर वो वातावरण के साथ कैसे समायोजन स्थापित करता है, ये पॉइंट हम इसके अंदर पढ़ते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है दूसरे प्रदेशों से संबंध। दूसरे प्रदेशों से संबंध, ये हम जैसे भारत के निवासी हैं तो भारत का चीन के साथ संबंध, अमेरिका के साथ संबंध, रशिया के साथ संबंध, यूनान के साथ संबंध, या प्रादेशिक स्तर पर हम देखें तो हरियाणा का राजस्थान के साथ संबंध, उत्तर प्रदेश के साथ संबंध, गुजरात के साथ संबंध, आंध्र प्रदेश से संबंध, दिल्ली के साथ संबंध, इस तरह के बारे में हम दूसरे प्रदेशों के साथ संबंध में इसमें अध्ययन करते हैं। अगला आता है कालिक। कालिक अनुक्रमण, नाम थोड़ा लग रहा है लेकिन बहुत क्लियर है। कालिक मतलब काल, समय, समय के अनुसार कैसे कैसे परिवर्तन हुए, कैसे कैसे समय के साथ परिवर्तन हुए और क्या क्या उसके साथ विकास हुआ जो भूगोल में, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। वो हमारा मानव भूगोल के ये 6 मुख्य तत्व हैं, तथ्य हैं जिनके बारे में हम मानव भूगोल में अध्ययन करते हैं। कौन कौन से, ये आपके सामने डिस्क्राइब है, लिखा हुआ है और इसके आप नोट्स भी बना सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा मानव भूगोल के प्रमुख भूगोलवेत्ता
और उनकी विचारधारा। कैसे? मानव भूगोल के प्रमुख जो भूगोलवेत्ता है और विचारधारा किस किस तरह की है, और इससे कई बार बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 नाम है, इनको आप रट ले, नोट्स बना ले, लिख ले, और इसमें से मोस्टली क्वेश्चन पुट अप होता है। सबसे पहले जर्मनी। जर्मनी के रेटजेल मैंने बताया, ये आधुनिक भूगोल के जन्मदाता भी माने जाते हैं। जर्मनी के रेटजेल, फ्रेडरिक रेटजेल, ये भूगोलवेत्ता हुए कहाँ के? जर्मनी के। ऐसे याद कर सकते, जर्मनी के हम्बोल्ट बिजली का करंट पड़ा, हम्बोल्ट रिटर रेटजेल, ठीक है। जर्मनी के जो मुख्य भूगोलवेत्ता हुए वो हम्बोल्ट रिटर रेटजेल हुए। अगला फ्रांस के विडाल डी ला ब्लास, ये भी आपके सामने बताया, संभावनावाद के जनक माने जाते हैं। संभावनावाद के विडाल डी ला ब्लास फ्रांस के मुख्य भूगोलवेत्ता हैं, विडाल डी ला ब्लास, फ्रोवे और डिमांजिया। विडाल डी ला ब्लास, फ्रोवे और डिमांजिया, ये फ्रांस के मुख्य भूगोलवेत्ता हुए। अगला है अमेरिका एनल सैंपल, ग्रिफिथ टेलर और हंटिंगटन। अमेरिका का एनल सैंपल, ग्रिफिथ टेलर और हंटिंगटन अमेरिका के मुख्य भूगोलवेत्ता हुए। ग्रिफिथ टेलर आपको पता है, ये बीच की मानव भूगोल के बीच का रास्ता चुना, और इन्होंने बताया कि मानव भूगोल ना तो पृथ्वी या वातावरण का मनुष्य दास है और ना ही उसका स्वामी है। और ब्रिटेन, अंग्रेज लोग, इन्होंने भी इसमें हर वर्सन मैकेंडर और रॉक्सबी, ये प्रमुख भूगोलवेत्ता हैं, और उनकी विचारधारा क्या क्या है वो भी आपने पढ़ा। जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन, ये आपको एक नंबर में कई बार आ जाता है, तो इनके बारे में आप नोट्स बना लें, इसको लिख लें। और आगे चलते हैं हम मानव भूगोल की शाखाएं। मानव भूगोल, या हमने बताया विषय क्षेत्र, किन किन बातों में हम इसका कहां से अध्ययन करते हैं। तो मानव भूगोल की शाखाएं, क्या क्या शाखाएं हैं, किन किन चीजों का हम मानव भूगोल में अध्ययन करते हैं, काफी कुछ आपने पहले ही पढ़ा है। राजनैतिक भूगोल, दूसरा कारण है, या मानव भूगोल के अंदर में हम उसके राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। आर्थिक भूगोल, आर्थिक मानव भूगोल, राजनैतिक मानव भूगोल, उसके बाद सामाजिक, याद रहेगा, बिल्कुल सिंपल है, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और नगरीय, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, नगरीय, राजनैतिक मानव भूगोल, आर्थिक मानव भूगोल, सामाजिक मानव भूगोल, नगरीय मानव भूगोल, और उसके अलावा जनसंख्या के मानव भूगोल, इसमें अभी आपको क्लियर किया जो तत्व के अंदर हमने अध्ययन किया है। तो ये आपको 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि मानव भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं, या मानव भूगोल की कौन कौन से, इसमें और भी है, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको केवल 4-5 एग्जांपल दिए हैं, बाकी मानव भूगोल के कम से कम 20-15 जो भी आपको समझ में आता है, जिनके बारे में अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल का, वो सब उसके शाखाएं आती हैं। तो मानव भूगोल की शाखाएं हैं। तो कंप्लीट हमारा चैप्टर इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, कंप्लीट सभी पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया है, इनको जरूर अच्छे से नोट्स बना ले, पढ़ ले। 1 नंबर के क्वेश्चन अंतर जरूर आता है। तो मानव भूगोल के बारे में मैंने आपको बताया कि मानव भूगोल क्या है, भूगोल के जन्मदाता कौन है, फादर्स ऑफ ज्योग्राफी किसे माना जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक किसे माना जाता है, संभावनावाद क्या है, निश्चयवाद क्या है, नौ निश्चयवाद क्या है, मानव भूगोल के तत्व कौन कौन से हैं, मानव भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी हैं, उसके विषय क्षेत्र कौन कौन से हैं, और प्रमुख भूगोलवेत्ता और उनकी विचारधारा। तो आई होप आप सबने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और देखा होगा, और थैंक यू सो मच। आप इसको नोट्स बनाएं और अच्छे से अच्छे स्टडी करें।